गुड इवनिंग स्टूडेंट। एम पावर कंपटीशन पर स्टूडेंट यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है। स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, यूपीएसआई एंड अदर एग्जाम्स। We bring different courses for these exams. For example, we bring polity lectures, we will bring chemistry lectures on this platform for UPSC, SSC, CDS, etc. UPSI exam. Today, M Power Competition पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक उठा रहे हैं एंड दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस इज कम्प्लीटली बेस्ड फॉर द यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, CSIR, NET, GATE, and even this lecture will be useful for the IIT-JEE main student also. तो स्टूडेंट सिलेबस क्या है यूपीएससी, सिविल सर्विसेज में केमिस्ट्री का या CSIR, NET, GATE में, हम उसकी फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। आज सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन। स्टूडेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम शुरू करें कि वाट ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन फैक्टर्स पे ऑर्गेनिक रिएक्शन डिपेंड करता है, उससे पहले हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। और मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ कि अमोंग द फॉलोइंग स्पीसीज, अमोंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिक स्पीसीज विच इज most stable organic species। इसमें हमने पहला दे रखा है कार्बोकैटायन, दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ पे कार्बो एनायन, थर्ड वन मैं लेता हूँ यहाँ पे कार्बन रेडिकल, और स्टूडेंट फोर्थ वन मैं यहाँ पे लेता हूँ मीथेन। अब हमको इन चारों ऑर्गेनिक स्पीसीज में ये बताना है कि सबसे स्टेबल ऑर्गेनिक स्पीसीज कौन सा है। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, ये मीथेन मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक स्पीसीज है। ये मीथेन सबसे स्टेबल ऑर्गेनिक स्पीसीज क्यों है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे मीथेन का अगर ओपन स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता पड़ेगा कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर से CH4 पे कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ CH4 मीथेन इज स्टेबल ड्यू टू न्यूट्रलिटी एंड कंप्लीट ऑक्टेट। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CH4 इज मोस्ट स्टेबल अमोंग द गिवन स्पीसीज, अमोंग द गिवन species due to neutrality and complete octet। लेकिन अगर हम कार्बोकैटायन को देखें तो ये अनस्टेबल है 2 कारणों से। देखो स्टूडेंट, एक तो जब हम इसका ओपन स्ट्रक्चर लेंगे तो आपको कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और एक बॉन्ड मिसिंग है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है लेकिन एक बॉन्ड इसमें मिस है। इसका मतलब कि इसकी जो आउटर मोस्ट सेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टूडेंट? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन है कितने? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, और ऊपर से क्या है? कार्बन पे चार्ज है। आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज है तो सीधी सी बात है कि ऑर्गेनिक स्पीसीज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और किसी स्पीसीज की या किसी भी सिस्टम की जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो मैं कह दूंगा कि कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड पोलरिटी, ड्यू टू पोलरिटी एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये कार्बोनायन स्टूडेंट अगर आप इसको देखोगे तो ये कार्बोनायन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इस पर निगेटिव चार्ज के कारण 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बोनायन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन ये अनस्टेबल है ड्यू टू पोलरिटी, क्योंकि इस पर क्या है? चार्ज है। कार्बोनायन ये अनस्टेबल क्यों है? ड्यू टू पोलरिटी। अगर हम कार्बन रेडिकल की बात करें तो देखो स्टूडेंट,
कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ऊपर से इस पे एक क्या है, फ्री रेडिकल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2 4 2 6, और इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि देखा जाए तो कार्बन रेडिकल के पास में कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि ये अनस्टेबल है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो मैं क्या कह सकता हूँ इस क्वेश्चन के डिस्कशन से, मैं ये कह सकता हूँ इन जनरल पोलैरिटी एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट लीड्स टू अनस्टेबिलिटी। स्टूडेंट, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है कि पोलैरिटी एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट लीड्स टू अनस्टेबिलिटी, ये हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब तक पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वहाँ यूज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकबोन कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चाहे हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े, चाहे इंटरमीडिएट पढ़े, चाहे रिएजेंट पढ़े, चाहे नेम रिएक्शन पढ़े, वहाँ पे ये काम आएगा कि पोलैरिटी एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी। और यहाँ से पता पड़ता है कि न्यूट्रलिटी एंड कंप्लीट ऑक्टेट मीन्स स्टेबिलिटी। यानी कि एक और पॉइंट लिख सकता हूँ मैं, क्या, न्यूट्रलिटी एंड कंप्लीट ऑक्टेट, न्यूट्रलिटी एंड कंप्लीट ऑक्टेट लीड्स टू स्टेबिलिटी। स्टूडेंट, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री करते हैं तो इस सेंटेंस के साथ, इन 2 सेंटेंस के साथ एंट्री करते हैं। पहला सेंटेंस है पोलैरिटी एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब अनस्टेबिलिटी, न्यूट्रलिटी एंड कंप्लीट ऑक्टेट मतलब स्टेबिलिटी। गेटिंग द पॉइंट? स्टूडेंट, अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक रिएक्शन, हम ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं या ऑर्गेनिक रिएक्शन को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो स्टूडेंट, ए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज, ए जनरल रिप्रेजेंटेशन of an organic reaction is, क्या, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, यहाँ कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट, और यहाँ रिएक्शन कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम एक्सेट्रा गिव्स प्रोडक्ट। स्टूडेंट, अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन का, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा जिसमें रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन कंडीशंस हो सकती हैं लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम एक्सेट्रा, और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट। यानी कि कोई ना कोई सबस्ट्रेट होगा ऑर्गेनिक रिएक्शन में, कोई ना कोई रिएजेंट होगा और सॉल्वेंट होगा, और उसमें फिर हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे सपोज करो कि मैं ये लेता हूँ, एक एल्काइल हैलाइड है मेरे पास में, और ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन CH3 बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन D बॉन्ड। यहाँ पे मैं NaOH लेता हूँ, एक एल्कली लेता हूँ, लेकिन किस में लेता हूँ, एक्वस कंडीशन में। किस में लेता हूँ, एक्वस
कंडीशन में, यानी कि ये मेरा सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर है, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट, इसमें एल्काइल हैलाइड क्या है, ये मेरा सबस्ट्रेट है, और OH नेगेटिव ये मेरा क्या है, रिएजेंट है, और यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट वो क्या होगा, एल्कोहल। क्या होगा, एल्कोहल, CH3HD। स्टूडेंट ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है, और रिएक्शन सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो मैं कह सकता हूँ ए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को होने के लिए मुझे एक सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी, एक रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी सॉल्वेंट या रिएक्शन कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, और फाइनली मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। देखो सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब रिएक्शन करेंगे, जब ये आपस में प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, यानी कि अगर मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, सबस्ट्रेट है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है, रिएजेंट है, तो ये दोनों जब तक रिएक्शन नहीं करेंगे, जब ये दोनों के दोनों एक ही टेस्ट ट्यूब में नहीं आ जाएंगे, एक ही जगह नहीं आ जाएंगे, प्रॉक्सिमिटी में नहीं आ जाएंगे, जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, तब हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट ये जो प्रोडक्ट मिलता है हमको किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो ये जो प्रोडक्ट है ये या तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मिल सकता है हमको, या स्टूडेंट ये प्रोडक्ट हमको काइनेटिक प्रोडक्ट मिल सकता है। क्या मिल सकता है, काइनेटिक प्रोडक्ट मिल सकता है। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल, जो द प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। और काइनेटिक प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट विच फॉर्म फास्टर, वो क्या होता है, काइनेटिक प्रोडक्ट होता है। देखिए स्टूडेंट, जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बने, और हो सकता है कि वो प्रोडक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट उसमें मेजर आए। तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का मतलब है द प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल, और काइनेटिक प्रोडक्ट का मतलब है द प्रोडक्ट विच फॉर्म फास्टर। अब प्रश्न ये उठता है, कब थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, और कब काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट ये डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, हमारी रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं। अगर काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशन है, यदि काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशन है, जैसे लो टेम्परेचर, शॉर्टर रिएक्शन टाइम, तब मुझे काइनेटिक प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि यदि मेरी रिएक्शन में टेम्परेचर लो है और रिएक्शन का टाइम क्या है, शॉर्टर है, तब मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, काइनेटिक प्रोडक्ट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशन विल गिव काइनेटिक प्रोडक्ट। लेकिन सपोज करो कि मेरे यहाँ पे टेम्परेचर हाई है और रिएक्शन का टाइम से ज़्यादा है और लॉन्गर रिएक्शन टाइम है, यानी कि ये क्या होगा, हायर टेम्परेचर लॉन्गर रिएक्शन टाइम। इसका मतलब होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं, हायर टेम्परेचर लॉन्गर रिएक्शन टाइम। यदि यहाँ पे हायर टेम्परेचर मेंशन कर रखा है और लॉन्गर रिएक्शन टाइम है, तो हमको क्या मिलेगा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट ये मेरा एक रिप्रेजेंटेशन था किसका, ऑर्गेनिक रिएक्शन का। स्टूडेंट जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो सीधी सी बात है, उसमें एक क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और एक क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। आपको पता है कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हेलोजन में, ये मोर शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द हेलोजन। इसलिए हेलोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और OH पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो सीधी सी बात है, ये मेरा OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा न्यूक्लियोफाइल, और ये जो सबस्ट्रेट है ये मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि स्टूडेंट जो मेरा सबस्ट्रेट और रिएजेंट है, या तो मेरा सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। अगर मेरा सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल है तो सीधी सी बात है रिएजेंट मेरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, या उल्टा भी हो सकता है। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लूँ, ये एल्कीन है, क्या है, एल्कीन, इट मीन्स इथीन, और यहाँ पे मैं क्या लूँ, Br2 लूँ, क्या लूँ, Br2 लूँ, और तब मैं रिएक्शन कराऊँ तो आपको मालूम है कि एक डाईब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, एक डाईब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो सबस्ट्रेट है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और मेरा जो रिएजेंट है ये क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। मेरा सबस्ट्रेट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और मेरा
रिएजेंट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो स्टूडेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। यदि सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल है तो डेफिनेटली सी बात है कि रिएजेंट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल है तो मेरा रिएजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। स्टूडेंट इस रिएजेंट को बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज। क्या बोलते हैं, अटैकिंग स्पीसीज। इफ द अटैकिंग स्पीसीज यानी कि रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो मेरी रिएक्शन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। यदि अटैकिंग रिएजेंट मतलब अटैकिंग स्पीसीज मतलब रिएजेंट, अगर मेरा रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो मेरी रिएक्शन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अगर मेरा रिएजेंट यानी कि अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है तो मेरी रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। स्टूडेंट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस पे, सबस्ट्रेट पे, इलेक्ट्रोफाइल पे, तो मेरी रिएक्शन कौन सी हुई, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन आप देख रहे हो ना X हट जाता है और X की जगह कौन आ जाता है, OH। तो यहाँ पे X को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने, न्यूक्लियोफाइल ने, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ स्टूडेंट Br2 है और ये Br2 क्या होता है, ये एल्कीन है ना स्टूडेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या है, एक पाई बॉन्ड टूटा और पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या है, एक Br यहाँ लग गया, एक Br यहाँ पे लग गया, यानी कि ये ब्रोमीन का एडिशन हो गया, किस पे, एल्कीन पे। एल्कीन पे क्या हो गया, ब्रोमीन का एडिशन हो गया। तो अब हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। गेटिंग द पॉइंट, यानी कि मेरी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है, ये कौन बताएगा कि मेरा अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। तो स्टूडेंट ये बात है। एक और बात स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल कैसा है, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, मेरा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, न्यूट्रल है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा है, मेरा न्यूट्रल है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यानी कि न्यूक्लियोफाइल कैन बी चार्ज स्पीसीज और कैन बी न्यूट्रल। देखिए स्टूडेंट, जब न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज होता है, जब न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज होता है, मैं आगे बताऊंगा, इसको बोलते हैं नेक्ड न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे नेक्ड न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नेक्ड न्यूक्लियोफाइल। और यदि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होता है, न्यूक्लियोफाइल यदि न्यूट्रल रहता है तो हम उसे बोलते हैं कवर्ड न्यूक्लियोफाइल। उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम कवर्ड न्यूक्लियोफाइल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। यानी कि स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल मेरा निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और वह न्यूट्रल भी हो सकता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल मेरा पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा वो यही होगा, उसमें एक सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट होगा, कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा, कोई ना कोई रिएक्शन कंडीशंस होगी, और तब वो हमें क्या देगा, प्रोडक्ट। और वो जो प्रोडक्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो सकता है या काइनेटिक प्रोडक्ट हो सकता है। जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशन पर, काइनेटिक प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशन पर। गेटिंग द पॉइंट। और स्टूडेंट, जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो सबस्ट्रेट में केमिकल चेंज होता है। सबस्ट्रेट में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज ये होता है, यहाँ एल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में, और यहाँ एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया, डाई हेलो एल्केन में। किस में कन्वर्ट हो गया, डाई हेलो एल्केन में, डाई ब्रोमो एल्केन में। तो स्टूडेंट ये एक बात थी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन के बाद हमको ये सीखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक रिएक्शन या व्हाट आर ऑर्गेनिक रिएक्शन। स्टूडेंट, व्हेन आई एम सेइंग व्हाट आर ऑर्गेनिक रिएक्शन, इट डजंट मीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ रिएक्शंस, नो, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आई एम सिंपली सेइंग व्हाट आर ऑर्गेनिक रिएक्शन, मतलब डिफाइन ऑर्गेनिक रिएक्शन। यानी कि आप ऑर्गेनिक रिएक्शन को कहते क्या हैं, आप ऑर्गेनिक रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे समझते हैं। कोई मैं टाइप वाइप नहीं बता रहा, सिंपली इतना, व्हाट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, उसको देखते हैं अब आगे।
स्टूडेंट अब आता है व्हाट आर ऑर्गेनिक रिएक्शन। व्हाट आर ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते क्या है। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। उसी एग्जांपल से सपोज करो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कार्बन हेलोजन बॉन्ड लिया और यहाँ पे मैंने क्या लिया, कार्बन कार्बन बॉन्ड लिया। यहाँ पे ये मैंने क्या लिया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लिया और यहाँ पे मैंने क्या लिया, कार्बन डी बॉन्ड लिया और इसको मैंने एक न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव से क्या कराया, अटैक कराया स्टूडेंट। तो अब मेरा प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको मालूम है कि प्रोडक्ट मिलता है ये COH CH3, ये H और ये D। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, जो मैंने देखे ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन CH3 बॉन्ड, इसका मतलब है कि ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड और कार्बन CH3 बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड ये सेम प्लेन में है। सपोज करो ये मेरा कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, तो ये मेरा क्या है, कार्बन CH3 बॉन्ड है, ये क्या है, सेम प्लेन में हो गए। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे है और कार्बन डी बॉन्ड कैसे है, ऐसे, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है और कार्बन डी बॉन्ड क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। यानी कि स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूँ, यदि ये मेरा कार्बन हेलोजन बॉन्ड है और ये मेरा कार्बन कार्बन बॉन्ड है और ये ग्रीन मेरा क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो स्टूडेंट ये मेरा कार्बन हेलोजन बॉन्ड हो गया, ये मेरा कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया और स्टूडेंट ये मेरा क्या हो गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया और ये मेरा क्या हो गया, कार्बन डी बॉन्ड हो गया। यानी कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन एक प्लेन में आ गए, बोर्ड के प्लेन में। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ गया और ये कार्बन डी बॉन्ड क्या आ गया, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आ गया। अब स्टूडेंट होता क्या है, अगर आप गौर से देखें तो ये OH क्या है, निगेटिवली चार्ज है। ये अब आपको पता है कि निगेटिविटी के कारण यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और OH पे कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो सीधी सी बात है, ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस OH के निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन गया तो ये कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और ये निकल जाएगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। भाई देख रहे हो ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन का इस निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि आ जाओ और मुझसे रिएक्शन करो, और ये रिएक्शन करने के लिए जाता है। जब ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो सीधी सी बात है, लिविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव कर जाएगा, डिपार्ट कर जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अच्छी बात है, समझ गए हम इस बात को। चलो अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ ऑर्गेनिक रिएक्शन का। सपोज करो कि मैंने ये क्या ले लिया, एल्कीन ले लिया, इथीन ले लिया, जो अभी लिया था, और हमने यहाँ पे क्या है, Br2 की रिएक्शन कराई। किसकी रिएक्शन कराई स्टूडेंट, Br2 की रिएक्शन कराई। और जब Br2 की रिएक्शन कराते हैं तो हमको यहाँ पे डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। क्या प्रोडक्ट मिलता है स्टूडेंट, डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो ब्रोमीन है ये कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और ये एल्कीन है ये कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तब तो ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए। क्यों, हमने तो अभी पढ़ा है ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब स्टूडेंट अगर ऐसा है तब तो ये रिएक्शन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रोमीन कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और एल्कीन कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसका मतलब जो हमने अभी पढ़ा है इससे पहले वो तो गलत पढ़ लिया, लेकिन नहीं, गलत नहीं है स्टूडेंट। मैं कह सकता हूं कि वो इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, देखो स्टूडेंट अब मेरी बात सुनो, ये OH नेगेटिव है ना, तो मैं इसे OH नेगेटिव को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, OH, और यहाँ पे एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल दिखा दूं जिसपे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा ऑर्गेनिक रिएक्शन आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। तो स्टूडेंट अगर आप पॉजिटिव चार्ज को देखें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अगर ऐसा है
तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता था इस सबस्ट्रेट पे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यहाँ से नहीं आता, यहाँ से आएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा तब भी रिएक्शन नहीं होगी, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल आएगा तब भी रिएक्शन नहीं होगी, बोर्ड के पीछे से आएगा, बोर्ड के बिलो आएगा उधर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तब भी नहीं होगी रिएक्शन। अगर इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को होना है तो हर हाल में OH निगेटिव को इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड के, इसको बोलते हैं सिग्मा CX बॉन्ड, इसके 180 डिग्री में ही आना पड़ेगा। क्यों? देखो सीधी सी बात है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जहां रहता है, इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल। अब जहां भी जाएगा तो किसी न किसी ऑर्बिटल में ही जाएगा। अगर यहां गया तो यहां सबस्ट्रेट के पास, कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहां गया तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इधर से गया तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन 180 डिग्री पे एक वेकेंट ऑर्बिटल है जिसका नाम है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX। स्टूडेंट, कार्बन हेलोजन अगर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो कार्बन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX क्या हो गया? एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, बिल्कुल दो तीन क्लास में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी आप समझिए कि इसके 180 डिग्री पे एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी कि एक वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल का फुलफिल्ड ऑर्बिटल, न्यूक्लियोफाइल का फुलफिल्ड ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियोफाइल का फुलफिल्ड ऑर्बिटल इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX वेकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन स्लॉट करता है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर ऑल्सो द ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बिटवीन फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि स्टूडेंट, ये जो मेरी ऑर्गेनिक रिएक्शन है ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ साथ ये क्या है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन भी है। ऑर्बिटल इंटरेक्शन किस में होगा, न्यूक्लियोफाइल के फुलफिल्ड ऑर्बिटल में और इलेक्ट्रोफाइल के किस में, वेकेंट ऑर्बिटल में। किस में, वेकेंट ऑर्बिटल में। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं अब, in addition to electrostatic interaction, organic reactions are also the orbital interaction between fulfilled orbital of nucleophile and vacant orbital of electrophile। यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन को दो प्रकार से समझिए, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा समझिए ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आर यू गेटिंग दिस? तो स्टूडेंट, यहां पे होता क्या है इस रिएक्शन में, ये जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ब्रोमीन ब्रोमीन है, ये पाई बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बिल्कुल कंपेरेबल एनर्जी का है। अब जैसे ही आप एल्कीन और ब्रोमीन को पुट करोगे एक टेस्ट ट्यूब में, तो तुरंत ही ये क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ पाई कार्बन कार्बन बॉन्ड का इस वेकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ब्रोमीन ब्रोमीन से क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। और जैसे ही ओवरलैप करेगा तुरंत रिएक्शन होगी और मुझे क्या मिल जाएगा, डाई ब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर नॉट only the electrostatic interaction but also the orbital interaction between fulfilled orbital of nucleophile and vacant orbital of electrophile। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल में ये वेकेंट ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं? एक तो स्टूडेंट ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है, चलो इसकी तो चर्चा हम बाद में करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हमने आपको ये समझाया कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकता है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में। दूसरा, ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑर्बिटल इंटरेक्शन हो सकता है बिटवीन फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब करा था ए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट। और हमने यहाँ पे लिया था रिएक्शन, ये सॉल्वेंट लिया था, सॉल्वेंट रिएक्शन कंडीशंस लाइक प्रेशर,
टेम्परेचर, टाइम एक्सेट्रा, और फिर हमको क्या मिला था, प्रोडक्ट मिला था। अब स्टूडेंट सपोज करो कि मेरे पास में एक सबस्ट्रेट है, वही सबस्ट्रेट एक ये है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, कार्बन CH3 बॉन्ड है, और ये मेरा क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और मेरा ये क्या है, कार्बन डी बॉन्ड है, और एक मेरे पास में ये रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल है। और स्टूडेंट यहाँ पे आपको मालूम है ये एक्वस कंडीशन है, ये क्या है, एक्वस कंडीशन है। और अगर मैं इस रिएक्शन को कराना चाहता हूँ तो स्टूडेंट कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होती है तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट को आपस में क्या करना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा। यानी कि फॉर एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी ए कोलिजन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। लेकिन स्टूडेंट सबस्ट्रेट और रिएजेंट में जितनी कोलिजन्स होती हैं वे सारी की सारी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती, वे सारी की सारी क्या नहीं होती, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती। यानी कि अगर सबस्ट्रेट और रिएजेंट को कोलिजन करके प्रोडक्ट में जाना है तो उनको कैसा कोलिजन करना पड़ेगा, इफेक्टिव कोलिजन करना पड़ेगा। कैसा, मैं कह सकता हूं फिर, फॉर एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। स्टूडेंट इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, इफेक्टिव कोलिजन मीन्स, इफेक्टिव कोलिजन means collisions with proper orientation, collisions with proper orientation possessing required activation energy। स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स से हम पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को यदि कंप्लीट होना है तो उसको दो बैरियर क्रॉस करने होंगे। एक एनर्जी बैरियर का, यानी कि जितनी उस रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के पास में होनी चाहिए, यानी कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट के पास में होनी चाहिए। और दूसरा कि एक्टिवेशन एनर्जी, रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ क्या होना चाहिए, कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए। स्टूडेंट अभी हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX कार्बन हेलोजन के जस्ट 180 डिग्री में है, तो ये इफेक्टिव कोलिजन तभी होगा, यानी कि इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन जब भी होगा जब ये न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री से आएगा। अगर सपोज करो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे ऐसे अटैक करने चला गया तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर ऐसे अटैक करने आ गया न्यूक्लियोफाइल इस सबस्ट्रेट पे तो क्या होगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर ऐसे चला गया न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए तो क्या होगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा कि इसको कार्बन हेलोजन के जस्ट किस पे आना पड़ेगा, 180 डिग्री पे, बिल्कुल एकदम अपोजिट पे आना पड़ेगा, और तभी क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, और जब प्रॉपर ओरिएंटेशन करे तब उसके पास इतनी एनर्जी भी होनी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है किसी रिएक्शन में। यानी कि फॉर एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब कोलिजन्स में के पास में प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी हो और विद प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, विद प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तभी आपका क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अब याद करो स्टूडेंट, जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में ऐसा इफेक्टिव कोलिजन करेंगे तो क्या है, सीधी सी बात है, कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ बॉन्ड बनेंगे। लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन्स, ड्यूरिंग द इफेक्टिव कोलिजन ऐसा नहीं होता कि एकदम सबस्ट्रेट और रिएजेंट टकराए, इफेक्टिव कोलिजन हुआ और तुरंत प्रोडक्ट बन गया, तुरंत पुराने बॉन्ड टूट गए और नए बॉन्ड फॉर्म हो गए। नहीं स्टूडेंट, क्या होता है जब इफेक्टिव कोलिजन होता है तो ओल्ड बॉन्ड्स आर अबाउट टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर अबाउट टू फॉर्म। न्यू बॉन्ड यानी कि कार्बन और O का बॉन्ड बनना शुरू होगा और कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटना शुरू होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं ड्यूरिंग द इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट ए फेज कम when old bonds are about to break and new bonds are about to form, and that phase is known as transition state. That phase is known as transition state। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, कार्बन ये हेलोजन बॉन्ड जैसे ही
न्यूक्लियोफाइल ने सिग्मा एंटीबॉन्ड CX में अपना इलेक्ट्रॉन डाला, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इस बॉन्ड पे क्या बना, रिपल्सन बना, तो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, टूट टूट टूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो X पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे OH नेगेटिव, जिस पे अभी पूरा नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX में पुट किया है, तो इसके पास में कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब स्टूडेंट जरा देखना, मैंने आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई थी। कैसे बताई थी कि अगर ये मेरा कार्बन हेलोजन बॉन्ड है और ये मेरा कार्बन CH3 बॉन्ड है और ये मेरा क्या है, ऐसे कार्बन CH3 बॉन्ड, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन CH3 बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये मेरा क्या है, कार्बन डी बॉन्ड है, ऐसे बताया था। ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कार्बन डी बॉन्ड क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ऐसे स्टूडेंट अब सपोज करिए जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे टकराएगा तो सीधी सी बात है, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा और ये भी ऐसे मूव करेगा, यानी कि ये बॉन्ड क्या करेंगे, स्विंग करेंगे, क्या करेंगे, स्विंग करेंगे, स्विंग करेंगे। तो स्टूडेंट क्या होगा, ये CH3 स्विंग करके बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा और स्टूडेंट ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या होगा, D। यानी कि अगर आप अब गौर करके देखोगे तो ये वाली बात ऐसे होगी, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन CH3 बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये क्या है, कार्बन डी बॉन्ड है। और देखिए ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ये क्या है, कार्बन डी बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अगर आप अपनी तरफ से देख रहे हो तो। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक शुरू हो रहा है और यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या कर रहा है, डिपार्ट कर रहा है। तो यानी कि एक फेज आएगा जब क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड्स आर अबाउट टू ब्रेक, यानी कि कार्बन हेलोजन, कार्बन लीविंग ग्रुप क्या है, डिपार्ट होना शुरू करेगा और स्टूडेंट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, फॉर्म बनना शुरू होगा। यानी कि ओल्ड बॉन्ड्स आर अबाउट टू ब्रेक, ये ब्रेक होगा और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म बनेगा। और इस फेज को हम बोलते हैं स्टूडेंट ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फेज को, ट्रांजिशन स्टेट। स्टूडेंट ये ट्रांजिशन स्टेट में इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन दुनिया की जब तक नहीं हो सकती जब तक ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल ना हो, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही जाती है। जैसे अगर देखिए हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं, लेकिन लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ, विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। तो जितने भी 7 प्लेनेट हैं दूसरे अर्थ के अलावा, उन पे पानी नहीं है, वाटर नहीं है, वाटर नहीं है तो वहाँ पे लाइफ भी नहीं है। यानी कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ प्लेनेट रिक्वायर्स वाटर, सिमिलरली फॉर एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन टू टेक प्लेस, यानी कि मैं कह सकता हूँ ट्रांजिशन स्टेट है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन फीजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में इस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्म होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, नो ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन प्रोसीड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और यदि सपोज करो किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनने की एबिलिटी नहीं है, जब बनने की एबिलिटी नहीं है तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं। सीधी सी बात है भाई, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन सकता तो वो रिएक्शन होगी नहीं। तो इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का क्या है, रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। अब स्टूडेंट फाइनली क्या होगा, ये और स्विंग होंगे, ये और स्विंग होंगे, ये और स्विंग होंगे और फाइनली क्या होगा, ये जो लीविंग ग्रुप है कंप्लीटली निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसे हम बोलते हैं एल्कोहल। यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या है CH3 और ये H अभी भी क्या रहेगा, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये D अभी भी क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रहेगा। यानी कि स्टूडेंट मेरी बात सुनिए कि फॉर एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। देयर मस्ट बी एन क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब इफेक्टिव कोलिजन करेंगे तो सीधी सी बात है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, लेकिन एक साथ पुराने बॉन्ड टूट नहीं जाएंगे और एक साथ नए बॉन्ड फॉर्म नहीं हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक साथ नहीं होंगे, धीरे धीरे पुराने बॉन्ड टूटेगा और धीरे धीरे नया बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी कि एक फेज ऐसा आएगा व्हेन ओल्ड बॉन्ड्स आर अबाउट टू ब्रेक
एंड न्यू बॉन्ड्स आर अबाउट टू फॉर्म, दैट फेज इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। और रेट ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे। क्यों स्टूडेंट, क्यों डिपेंड करता है? चलो मैं इसको बता देता हूं आपको। अब मेरी बात सुनो स्टूडेंट, ये SN2 का मैंने एग्जांपल लिया है। किसका एग्जांपल लिया है? SN2 का। अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूं स्टूडेंट, एनर्जी ले लूं वाई एक्सिस पे, क्या ले लूं? एनर्जी। और एक्स एक्सिस पे मैं ले लूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। क्या ले लूं स्टूडेंट? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। सपोज करो यहाँ पे मैं क्या ले लूँ? सबस्ट्रेट और रिएजेंट ले लूँ। लो CX और ये क्या है? CH3। यहाँ पे क्या है? H और ये क्या है? D है। और यहाँ पे मेरा क्या है स्टूडेंट? OH निगेटिव है। अब स्टूडेंट क्या होगा कि जब ये रिएक्शन होगी, सपोज करो ये मेरा प्रोडक्ट है और यहाँ मुझे क्या मिला? अल्कोहल मिला OH, और ये क्या हो गया? CH3 हो गया, ये H हो गया और ये क्या हो गया? D हो गया। अब स्टूडेंट जब ये आपस में कोलिजन करेंगे तो मैंने कहा कि एक फेज आएगा, एक फेज आएगा जहाँ पे न्यू बॉन्ड्स आर अबाउट टू फॉर्म। और ये जो फेज आया इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट को हम डैगर से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट सबस्टेट से ट्रांजिशन स्टेट बनने की कहानी, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। स्टूडेंट अगर ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट अगर अनस्टेबल होगा तो स्टूडेंट ये एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी ए स्टेबल फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो यानी कि स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी तो क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी। तो मैं क्या कह सकता हूं? रेट ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन, रेट ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, लोअर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। चलो इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए स्टूडेंट। रेट ऑफ एनी रिएक्शन, रेट ऑफ any reaction depends on the stability of transition state। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, लोअर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर will be the rate of any reaction depends on the stability of transition state। stable the transition state, अगर ये transition state stable होगी तो lower the activation energy, lower will be the activation energy and faster will be the rate of reaction and faster will be the rate of reaction। फास्टर क्या होगा स्टूडेंट? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब स्टूडेंट ये कैसे पता पड़ेगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है? मेरा स्टेबल है। स्टूडेंट ये डिपेंड करेगा मेरे सबस्टेट पे, ये डिपेंड करेगा मेरे सबस्टेट पे। देखिए स्टूडेंट अगर मैं यहाँ गौर करके देखूँ तो यहाँ कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी थी, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ? कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कार्बन के पास 5 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इस कार्बन के पास 5 ग्रुप हैं, 3 बॉन्ड पूरे हैं और 2 बॉन्ड पार्शियली हैं। तो मैं सीधी सी बात कह सकता हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं 8 से 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 से 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन स्टूडेंट कार्बन तो जब भी स्टेबल रहेगा जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज़्यादा गए तो सीधी सी बात है कि वो अनस्टेबल होगा, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अब स्टूडेंट ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल कब होगा और ये और भी ज़्यादा स्टेबल कब हो सकता है? अगर स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है तो अगर मैं इस H को और D को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या कर दूं? रिप्लेस कर दूं। क्या कर दूं? रिप्लेस कर दूं। तो सीधी सी बात है वो इस कार्बन के एक्सिस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। तो ये कार्बन मूव करेगा टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी, यानी कि मेरी जो ट्रांजिशन स्टेट है ये मूव करेगी
टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी, किसकी तरफ मूव करेगी, टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी मूव करेगी। और अगर मैं यहाँ पे H और D को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से यानी कि प्लस I ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो क्या होगा, मेरा जो कार्बन है इसके पास में क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। क्या पहुंचेंगे स्टूडेंट, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो मेरी क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, अनस्टेबल होगी। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी मेरी, अनस्टेबल होगी। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, विल स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल अनस्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट इन SN2। यानी कि मेरी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगी या अनस्टेबल बनेगी, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यानी कि स्टूडेंट वो -I ग्रुप है या +I ग्रुप है। अब स्टूडेंट जब चाहे -I ग्रुप हो या +I ग्रुप हो, -M ग्रुप हो या +M ग्रुप हो, -H ग्रुप हो +H ग्रुप हो, यानी कि हाइपर कंजुगेशन हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, मीजोमेरिक इफेक्ट हो, ये क्या है मेरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये जज कर सके कि हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है, जो हमने सबस्ट्रेट और रिएजेंट लिए हैं, उसमें ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगी या अनस्टेबल बनेगी, उसको पता लगाने में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारी हेल्प करते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं, फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शन वी नीड ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसीलिए हम GOC को, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं। दिस इज द रीजन। तो स्टूडेंट आज की क्लास को मैं यहीं पे ओवर करता हूं कि जब कोई भी रिएक्शन होगी, रेट ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। stable the transition state, lower will be the activation energy and faster will be the rate of reaction। और मेरी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे। अगली क्लास में स्टूडेंट SN2 के हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, फिर SN1 के एग्जाम्पल देखेंगे और फिर इस बात को अच्छे से कोरिलेट करेंगे कि फॉर एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि रेट ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, लोअर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट आज हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा, मैं रिकैप करा दूं एक बार को। क्लास में हमने आज क्या पढ़ा, मैंने पहले पढ़ा कंप्लीट ऑक्टेट एंड न्यूट्रलिटी मीन्स स्टेबिलिटी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड पोलरिटी मीन्स अनस्टेबिलिटी। फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एज वेल एज ऑर्बिटल इंटरेक्शन। हमने पढ़ा ए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट सॉल्वेंट रिएक्शन कंडीशन लाइक प्रेशर टेम्परेचर टाइम एक्सेट्रा गिव्स प्रोडक्ट। फिर हम आए फॉर एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, अब स्टूडेंट इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है प्रॉपर ओरिएंटेशन और रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टिंग स्पीसीज के पास में होनी चाहिए। और फिर मैंने बताया ड्यूरिंग द इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, एक फेज आता है तब जब ओल्ड बॉन्ड्स आर अबाउट टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर अबाउट टू फॉर्म, दैट फेज इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट एंड स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट। रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स करता है इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे। रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबल द ट्रांजिशन स्टेट, लोअर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। अब मेरी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये डिपेंड करेगी किस पे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पे। SN2 रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि +I ग्रुप इस ट्रांजिशन स्टेट को अनस्टेबल करेंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी और मेरी रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। ठीक है स्टूडेंट, कल मोर एग्जाम्पल के साथ हम इसको एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं ये फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन उठा रहा हूँ कि ताकि आपको पता पड़े कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट -I ये होता है, +I ये होता है, -M ये होता है, +M ये होता है, -H ये होता है, +H होता है, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। भाई इसलिए पढ़ते हैं
क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन फिजिबल है या नहीं वो ट्रांजिशन स्टेट बताएगी, और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है या नहीं ये कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बनाएगा। तो हम बिल्कुल अच्छे से समझ के चलेंगे। यहाँ से आगे की कहानी अगली क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय, गुड इवनिंग।